सर 72 आवर्स जो थी वो एक ऐसा सपना था जो होना बड़ा इम्पॉसिबल सा था। जो बड़ा पर्दा है ना सर, वो हमेशा वही रहेगा। चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स में फिल्में बड़ी बड़ी आजकल आ भी रही हैं, मगर जो 35mm का पर्दा है उसका ग्लैमर उसी का ग्लैमर है सर, वो कहीं नहीं जाएगा। वरुण धवन अगर डेविड धवन के घर में पैदा हुआ तो गलती नहीं है उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव सीधी बात। आज सीधी बात में जो आप हमारे साथ शख्सियत देख रहे हैं, ये किसी अगर इनका परिचय कराया जाए तो मुझे नहीं लगता इनके परिचय कराने की जरूरत है। लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आप इनको लगातार एक्टिंग में देखते हैं। आप बहुत अच्छे लेखक के साथ साथ बहुत अच्छे निर्देशक भी हैं। आपने मूवियाँ की हैं, आपने जो देखी है 72 आवर्स अपने आप में एक कामयाब मूवी रही है, जिसमें एक बेहतरीन अभिनय किया है इन्होंने। साथ ही अमंगल एक फिल्म इनकी और आने वाली है, सौम्य गणेश, और दूसरी फिल्में जो लॉकडाउन की अगर बात करें 2020 में लोग पूरी तरीके से फंसे हुए थे, घरों में थे और उनके पास कोई काम नहीं था, लोग चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दरमियान भी इन साहब ने कुछ ऐसी मूवियाँ की हैं जो प्रेरणा बनेंगी आने वाले लोगों के लिए। लगातार शूटिंग करते रहे हैं। मेरे साथ जाने पहचाने अभिनेता अविनाश ध्यानी इस वक्त हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अविनाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा 72 आवर्स के लिए, क्योंकि एक ऐसी मूवी, एक ऐसी सफल मूवी जिसका लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत लोगों ने देखी है, और जो वो एक्टिंग थी आपके मुरीद हो गए लोगों से। जी जी सर 72 आवर्स जो थी वो एक ऐसा सपना था जो होना बड़ा इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि वॉर फिल्म बनती नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत कम बनती हैं। मगर मैं उस फिल्म को बना पाया या उस फिल्म को कह पाया तो मेरा लोकल सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, और जो मेरे लोकल एक्टर थे, जो यहाँ के जो निवासी थे, जो बाहर नहीं गए थे कभी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रॉ जो होता है ना, रॉ वो बड़ा अच्छा काम कर ले जाता है जी। तो उन सब के एक कंबाइन एफर्ट से वो फिल्म हो पाई। और अगर मैं उत्तराखंड का नहीं होता तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होता फिल्म बनाना। अभी अविनाश जी, आपने हाल ही में एक मूवी की शूटिंग की है जी, और मूवी का नाम है लाइफलाइन जी। पहले तो ये लाइफलाइन जो टाइटल आया जी, ये कहाँ से आया, और दूसरा बात, एक ऐसी वैली आपने चुनी जी, हर्षिल घाटी जी, तो वहीं उस मूवी को फिल्माने की क्या जरूरत पड़ी? क्या चीजें ऐसी थी वहाँ जो आपको वहाँ जाना पड़ा? सर लाइफलाइन बेसिकली, अगर मैं बस सीधी बात में कहूँ तो लाइफलाइन बेसिकली बिल्कुल आपने जैसा भी कहा सीधी बात, प्रोग्राम ही हमारा सीधी बात, सीधी बात है। वाह। तो लाइफलाइन बेसिकली गंगा है जी, और हर्षिल वैली में मुझे शूट करना था क्योंकि मुझे स्नो चाहिए थी, बर्फ चाहिए थी, 2 कैरेक्टर की कहानी है, अबेंडेंट लोकेशन चाहिए थी बिल्कुल। और जो साइनिक ब्यूटी है हमारे पास, वो मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ से 7 घंटे के रास्ते पे हम हर्षिल पहुँच जाते हैं। और बिल्कुल आपने अभी स्विट्जरलैंड का जिक्र किया है जी, क्योंकि अगर देखें उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश, एक तो देवों की भूमि है जी, सबसे अच्छी बात तो देवों की भूमि जी, प्राकृतिक नेचुरल जो यहाँ इतनी खूबसूरत। तो हम जो लोग बाहर की तरफ जो जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हमारा जो बॉलीवुड है, या हम जाते हैं दूसरे यूरोप जाते हैं शूटिंग, तो हमारे उत्तराखंड में क्या हमें करना चाहिए जो लोग यहाँ आए, जो स्विट्जरलैंड जाते हैं? सर जैसे मैं कर रहा हूँ, हमें खुद से ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मुझे जब भी परमिशन चाहिए होती है फिल्मों की शूटिंग के लिए, लॉकडाउन रहा उसके बाद जब थोड़ा सा खुला तो मुझे आराम से परमिशन मिल गई जी। तो अब ये एज अ मेकर मेरी या मेरे जैसे और फिल्म मेकर्स की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी लोकेशन को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल, अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो वो फिर कैसे होगा? बिल्कुल। अविनाश, बैठते हैं अभी, क्योंकि लगातार आपसे तो अभी बहुत बातें करनी है, तो मैं चाहूंगा बैठ करके हम कुछ और अच्छे पहलुओं पर बात करें फिल्म से रिलेटेड जी। लॉकडाउन से पहले आपकी शूटिंग चल रही थी सौम्य गणेश को लेकर जी, उसके बाद आपने अमंगल की, उसी दरमियान लॉकडाउन हुआ, तो जो पूरा टाइम रहा है क्योंकि कुछ पार्ट बचा हुआ। जी जी जी, एक्चुअली लॉकडाउन तो हुआ, मगर क्योंकि एक क्रिएटिव पर्सन के हिसाब से मेरे लिए बड़ा अच्छा टाइम था वो। हम क्रिएटिवली थोड़ा और इवॉल्व हो पाए लॉकडाउन के दौरान। और मेरे एक साथी हैं प्राशल रावत, तो उनका अपना होटल है JSR कॉन्टिनेंटल, तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा, तो मैंने कहा क्यों ना एक कहानी जो है वो होटल के अराउंड एक कहानी बुनी जाए लॉकडाउन पे। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हमने शूटिंग करनी शुरू कर दी जी। तो ऐसे अमंगल फिल्म बनी। तो अमंगल जो क्या बेस्ड किया है? अमंगल बेसिकली हॉरर जॉनर है उसका, तो हॉरर फिल्म है।
और फिर वो होने के बाद फिर लॉकडाउन फिर भी नहीं खुल रहा था। वो फिल्म भी हम एडिट कर रहे थे तो खुल नहीं रहा था। फिर उसके बाद अगेन मैंने सोचा कि अब क्योंकि शहरों में लॉकडाउन है, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अबेंडेंड लोकेशन की तरफ जाऊं जहां कोई भी नहीं आता। तो फिर मैंने अगेन एक कहानी बुनी, उस कहानी का नाम है लाइफलाइन, जो मेरी 3rd फिल्म है। तो हम लोग हर्षिल चले गए, हर्षिल KR कोटी, और वहाँ पे मेरे कुछ साथी लोग हैं, एक माधवेंद्र करके हैं, मधु भाई हम उन्हें कहते हैं। तो फिर हर्षिल गए और हर्षिल में फिर हमने वहाँ शूट किया, फर्स्ट शेड्यूल पहले करके आए, और हमारी गवर्नमेंट ने हमें परमिशन भी दे दी कि आप जाके शूट कर सकते हो लिमिटेड क्रू के साथ। तो बस फिर हम पहाड़ों में लाइफलाइन को बनाते रहे और होता रहा। अगर उत्तराखंड की बात आती है, जी। आप भी यहीं से जी। प्रतिभाओं को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड बिल्कुल कम है। बहुत सारी, लेकिन आज भी लोगों को सोर्सेज जो है जी उसकी कमी है, लोगों को मिल नहीं पाते हैं। जी। बहुत अच्छे टैलेंट जी। हैं, वो दब के रह जाते हैं गांव के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। क्योंकि काफी लोग आए भी जो आगे निकल करके जी। आए, उन लोगों के लिए हमें अभी क्या और करने की जरूरत है? ताकि सब लोग एनएसएस, अगर कोई इस ड्रामे में आना चाहता है, जी, जी, जी। फिल्मों में जाना चाहता है, जी। तो सब लोग तो नहीं जाते कि एनएसएस बिल्कुल, जाएंगे और बिल्कुल, ट्रेनिंग। बिल्कुल। उनके लिए क्या सरकारें करनी चाहिए, और क्या हम जैसे लोगों को, आप आगे आ रहे हैं और भी लोग हैं? सर मेरे बहुत सारे साथी लोग हैं जो अभी एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। इन फ्यूचर मेरा भी प्लान है कि मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स करवाऊं बच्चों के साथ, और वो सिर्फ एक्टिंग वर्कशॉप ना हो, सिनेमा वर्कशॉप हो, सिनेमा क्राफ्ट को लेकर पूरी बात करें। और मैं ऐसे सेशन करना चाहता हूं अभी जो आगे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कि जो मेरे पहाड़ के बच्चे हैं वो अगर सिनेमा समझना चाहते हैं, जैसे भी मेरे साथ दीपक एक मेरे साथी हैं, वो मुझे लाइफलाइन के दौरान, शूटिंग के दौरान मिले। वो वैसे माउंटेनियर हैं, लिखते अच्छा हैं, तो मैं उनको अपने साथ लेके आ गया। तो आजकल वो मेरे साथ हैं, वो एडिटिंग सीख रहा है लड़का। तो ऐसे मेरा प्लान है कि मैं अपने पहाड़ के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं यहीं रहने वाला हूँ, यही फिल्में बनाने वाला हूँ। और दूसरा क्या है कि एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आदिल, जहाँ आप हो वहाँ सिनेमा है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है बस। और नॉलेज एक्वायर कीजिए। आजकल मोबाइल पे सारा कंटेंट भरा पड़ा है, आप वहाँ से एक्वायर कीजिए। मैं हिंदी फिल्में लगातार बना रहा हूँ, मैं रीजनल फिल्में नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, मैं हिंदी फिल्में ही, कंटेंट क्रिएशन हिंदी फिल्मों में कर रहा हूँ। तो आए, असिस्ट करें। मैं भी, जैसे अभी मैंने मांगल का एड शूट किया, तो मेरे ही सारे यहीं के लड़के थे, यहीं के असिस्टेंट थे, और हमने एरी पे शूट किया उसे। लगातार फिल्में बनाते हैं जी। प्रेरणा लगातार फिल्मों को बनाने की मिली है। एक बार एक फिल्म जी दे रहे हैं, अच्छी जी। एक्टिंग करते हैं, जी। ये प्रेरणा लगातार मिली कहाँ से? सर मैं ना बैठ नहीं सकता। जैसे मेरे एक हमारे गढ़वाली में ना एक वर्ड है, कतामती। हाँ, मतलब ऐसा रहता है मुझे कि मतलब अभी एक कहानी खत्म कर ली, जो लोग गढ़वाली सीखने चाहते हैं उनको भी बता रहे हैं अविनाश के कतामती का मतलब क्या होता है। तो मैं अभी, हमारे पास नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्लान है प्रोडक्शन हाउस का, पद्मा सिद्धि फिल्म्स का, नेक्स्ट ईयर हम 8 फिल्में बना रहे हैं। मतलब इस साल, इस साल 8 फिल्म्स हैं, यानी 2021 में 8 फिल्में और लोगों को देखने मिलेंगी। हाँ। तो ये 3 फिल्म है, अभी 1 बाय 1 रिलीज हो रही हैं। मार्च अप्रैल में मेरी पहली फिल्म आ रही है लाइफलाइन आफ्टर लॉकडाउन, और फिर उसके अमंगल, फिर देन सौम्या गणेश, और उसके बाद और बहुत सारी कहानियां हैं, खाकी है। लोग आपको देखेंगे जी। हमारे साथ भी, हमारे साथ। जी तो क्या उन लोगों के लिए क्या होगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? जी तो क्योंकि प्रतिभा, जैसे मैंने आपको पहले जी, बताया, जी, उत्तराखंड जी। में लगातार, जी। तो उनके लिए अभी क्या देहरादून में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए? सर देखिए, रंगमंच है, हाँ, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है कि हम एक इंस्टीट्यूशन जैसा कुछ बनाएं, और वहाँ पे नॉट इवन एक्टिंग, बच्चों को सब सिखाया जाए। वो चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, या फिल्म कैसे रिलीज होती है, या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आपको पता है अगर कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, या उसका मार्केटिंग स्पेंड कैसा होता है, या मार्केटिंग किस लेवल पे की जाती है, तो आप ना उस अवेयरनेस के साथ फिर एक्टिंग करते हैं। अविनाश, एक बात आपके बारे में कही जाती है, जी। लोगों को वो पता नहीं जी। कि बड़े कॉमेडियन हैं अविनाश ध्यान। क्या वो चीज़ पता होती? सर कॉमेडी मतलब देखिए, जीवन को ना सरलता से जीना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए सिर पे अपने। हमने 3 फिल्में बनाई, लॉकडाउन था, तो अब मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बड़े परेशान से थे। वो 2020 को बहुत कोस रहे थे लोग ना, कि मतलब ऐसा हो गया। वो तो होंगी चीज़ें ना, उसको कोसने से मतलब नहीं है। आपको निरंतरता, जो वर्ड है ना, कंसिस्टेंसी, वो लाना बड़ा ज़रूरी है। तो आप नहीं परेशान होंगे, जीवन को सरल रखो, कोई परेशानी नहीं है। 2020 बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपके लिए अविनाश, पूरे अगर देखें लॉकडाउन में एक OTT प्लेटफॉर्म का जो चलन आया है, जी इससे पहले लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे। जी
लेकिन क्या लगता है कि बड़े जो पर्दे हैं उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम? नहीं पड़ेगा सर। जो बड़ा पर्दा है ना सर, वो हमेशा वही रहेगा। चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स में फिल्में बड़ी बड़ी आजकल आ भी रही हैं, मगर जो 35mm का पर्दा है उसका ग्लैमर उसी का ग्लैमर है सर, वो कहीं नहीं जाएगा। नहीं, आपको नहीं लगता बड़े बड़े जो अभिनेता हैं वो हाँ। ये प्लेटफॉर्म पर अब आ रहे हैं? आप चाहे कोई भी ले लो, बड़े बड़े जो फिल्म मेकर हैं वो OTT पर रिलीज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे सर, मैं भी अभी OTT पे ही जा रहा हूँ। मगर जो सिनेमा है वो तो थिएटर से ही है, और वो जो बड़े बड़े हम स्क्रीन पे एक्टर देखते हैं और विजुअल देखते हैं, वो चार्म कभी खत्म नहीं हो सकता सर। अच्छा, वो लगातार बरकरार है? हाँ वो सर वो फॉरएवर है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं जी, उस पर एक बहुत बड़ा क्लेम लगता है नेपोटिज्म का, क्योंकि अभी हाल ही में अगर देखा जाए सुशांत केस के बाद वो बहुत मुद्दा एक उठा था, तो कितना सहमत हैं आप इस शब्द से, वंशवाद जिसे कहा जाता है? सर देखिए, वरुण धवन अगर डेविड धवन के घर में पैदा हुआ तो गलती नहीं है उसकी, बिल्कुल, है ना। मैं भी हो सकता था उसके घर में पैदा, मैं एक फौजी के घर में पैदा हुआ। मेरी अलग जर्नी है, उसकी अलग जर्नी है, और जाहिर सी बात है वो बचपन से सिनेमा देखता आ रहा था, अपने फादर को फिल्म मेकिंग करते हुए देखता आ रहा था, तो उसके लिए अवेयरनेस जल्दी आ गई उसकी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं था, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है जो बड़ा या उस फैमिली से बिलोंग करता है। हमारा अपना एक संघर्ष है, और मुझे लगता है सर मेरी जिंदगी में अगर वो संघर्ष ना होता, जो लर्निंग मानता हूँ मैं उसे स्ट्रगल नहीं मानता, तो मैं फिल्में नहीं बना पाता, है ना। तो मेरे हिसाब से तो कोई कुछ नेपोटिज्म नहीं है, और हर जगह नेपोटिज्म है अगर हम देखें तो। अगर आज मैं अपने उत्तराखंड शहर में, उत्तराखंड अपने राज्य में फिल्में बना रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड को लेकर बायस हूँ जी। मैं बिहार में जाके क्यों फिल्में नहीं बना रहा हूँ, या मैं यूपी में जाके फिल्में क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रदेश है, मैं बायस हूँ अपने प्रदेश के प्रति ज्यादा। तो नेपोटिज्म तो है ना सर, वो कहीं ना कहीं। अगर नेपोटिज्म की बात होगी, अरे शब्द और जो ड्रग्स को लेकर के बात हो रही है जी, NCB ने लगातार शिकंजा बॉलीवुड के ऊपर कसा जी, तो बॉलीवुड ने भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि बॉलीवुड को टारगेट सिर्फ किया गया है जी जी, जबकि देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में भी कुछ ऐसी बरामदगी बॉलीवुड से नहीं हुई है कि कुछ ड्रग्स या उसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, वो चाहे अपना हिंदी सिनेमा हो, बॉलीवुड हो, या कोई बाहर के लोग हों, हाँ कहीं ना कहीं सुशांत के बाद जाने के बाद चीज़ें ज़्यादा फोकस्ड हो गई हैं बॉलीवुड की तरफ, हिंदी सिनेमा की तरफ। मगर मैं वैसे भी देखता हूँ तो सर मैं यूथ देखता हूँ, कई बार इसी मालदीवता में मैं आता हूँ, तो मैं यहाँ बच्चों को बहुत अलग तरह का नशा करते हुए देखता हूँ इसी जगह पे, जबकि वो किसी बॉलीवुड से नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के लिए अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली बॉलीवुड को टारगेट करके या किसी एक्स फील्ड को टारगेट करके। हम कुछ लोगों को तो पकड़ पाएंगे, मगर वो जो बेसिक रैकेट है ना, वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो चीज़ है, जो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं हमारे यूथ के लिए, यूथ को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है सर। मैं देखता हूँ इसी जगह पे, इनफैक्ट मैं कई जगह यहाँ आता हूँ, कई बार अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ, तो मैं लोगों को ऐसे अजीब से बच्चों को नशे करते हुए देखता हूँ जो मतलब मेरे समझ के परे हैं। तो क्या बोलोगे आप इससे? तो यानी कि नशा भी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के बॉलीवुड को जो टारगेट किया गया ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा चारों तरफ आप देख सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज और, आप लगातार आजकल आप देखे जा रहे हैं यूट्यूब पर बड़ा सक्रिय आप नजर आ रहे हैं जी, लगातार आपकी वीडियोस आ रही हैं, तो क्या मैसेज क्या है? सर मैंने ना यूट्यूब चैनल बनाया, मुझे ऐसा लगा कि ना जैसे गुरुदत्त साहब की हम बायोग्राफी पढ़ते हैं या चार्ली चैपलिन साहब की बायोग्राफी पढ़ते हैं, और पर वो 50 साल पहले हो चुका है ना। आज हम उसे उनकी बायोग्राफी से, उनकी लाइफ से लर्निंग हम जरूर लें, इंस्पिरेशन जरूर लें, लेने लायक चीज़ है, उन्होंने ऐसा काम किया है, मगर कुछ चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है हमारे आज के प्रेजेंट टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा कि एज अ मेकर जो मैं जिस प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ, उस प्रोसेस की वीडियोस में यूट्यूब पे डालूं कि जो आने वाला यूथ है जो सिनेमा में आना चाहता है, उसको पता चले कि अच्छा ये परिस्थितियां हैं, तो ऐसे करके हम फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, ऐसे करके हम फिल्में बना सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया, और मैं लगातार उसमें वीडियोस डालता रहूँगा। वो मेरी अर्निंग सोर्स नहीं होगी, वो अवेयरनेस सोर्स होगा बाकी लोगों के लिए, कि वो आज का जो यूथ है, जो पौड़ी गढ़वाल में बैठा हुआ बच्चा है जिससे मैं कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर पा रहा हूँ, वो एटलीस्ट वो वीडियो देख के उसको थोड़ा समझ आए कि आप क्या करना, मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर वो इस फील्ड में आना चाहता है तो वो क्या करे। तो ये कहने की गाइडलाइन, मतलब लोगों को एक गाइड करने की एक आपने प्रक्रिया शुरू की है? हाँ, क्योंकि आदिल जब मैं शुरुआत कर रहा था ना सिनेमा की, तो मैं ना ऐसे अंधेरे में भटकता रहता था, मुझे कुछ दिखता नहीं था, कुछ हाथ नहीं आता था।
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए जो हमारे यूथ के काम आ सके, चाहे वो पौड़ी का हो, चाहे वो पराग का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे कहीं भी किसी भी देश का हो, उसे थोड़ा अवेयरनेस मिले, उसे थोड़ा नॉलेज मिले। ऐसी किसी फिल्मों पर भी काम चल रहा है जो अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे चलते हैं, किसी लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ जी। ऐसी, तो क्या ऐसी भी कोई स्क्रिप्ट अभी कोई काम चल रहा है? हाँ सर, मेरी मैसेज जाए कोई अच्छा। हाँ, जैसे मेरी फिल्म थी 72 आवर्स, जो हमने मार्टिर जसवंत सिंह पे मैंने फिल्म बनाई थी, जसवंत सिंह रावत जी पे। ऐसी एक और कहानी है, उसका खुलासा मैं करूँगा कुछ दिनों बाद। वो अगेन एक इंस्पिरेशनल फिल्म है, और मैं उसके रिसर्च पे आजकल लगातार पहाड़ों में घूम रहा हूँ। अपने उत्तराखंड का ही एक अगेन एक कमाल की पर्सनालिटी है, जिन्होंने बहुत कुछ किया था। रिवील में बात में करूँगा उनका नाम। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनके कुछ लोग जानते भी हैं उसको, जो आप सोच रहे हैं ना, उनको, हाँ, दुनिया जानती है जी। जब बनाए थे तो क्या वो उसके पीछे क्या एक वजह रही है, और दूसरा उसको बनाने के लिए एफर्ट्स भी बहुत किए, क्योंकि आपने एक रोल किया है एक फौजी का जी। हालांकि आप फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, तो कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस? मुझे ऐसा लगा आदिल कि ना हमारे देश में ना मोटिवेशनल स्टोरीज की थोड़ा कमी है जी, और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल लगी मुझे। जैसे उनके लिए कहते हैं कि वो मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी आज भी बॉर्डर पे पहरा दे रहा है वो आदमी जी। तो इससे अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हो नहीं सकती थी। और मेरा सिनेमा को लेके मुझे ऐसा लगता है कि एज ए फिल्म मेकर ना मेरे कुछ दायित्व हैं जी। मैं कुछ भी नहीं परोस सकता। मतलब मैं किसी एक बहुत बड़े फिल्म मेकर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो ऑडियंस देखना चाहती है हम तो वही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है जी, ऑडियंस कुछ भी नहीं देखना चाहती। मतलब ऑडियंस को दिखाना पड़ता है। आप ऑडियंस की लोग आते थे, देखते थे मूवी, तो वो सीखना चाहते थे मूवी से, तो वो कुछ गेन करके ले जाए। हाँ, मतलब उस पे तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे 72 आवर्स जैसी एक कहानी कहनी चाहिए, और प्रिपरेशन बहुत थी। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ उत्तराखंड में नहीं होता, या मेरे साथ यहाँ के जो लोकल सपोर्ट मुझे नहीं मिलता, तो मैं बहुत मुश्किल था मेरे लिए फिल्म बनाना। बिल्कुल, जब जसवंत सिंह रावत का आपने नाम सुना और उनके बारे में आपको बताया गया, तो पहले कुछ सोचा कि करूं या ना करूं, ऐसा कुछ दिमाग में? नहीं, कुछ दिमाग में आया। मुझे लगा मैं फिल्म बनानी मुझे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था उनके बारे में, क्योंकि वो आर्मी में थे, वो वहाँ रहे थे कभी। तो मैं बॉम्बे लगातार रह रहा था, मैं कुछ चीज़ें कर रहा था, डायरेक्शन सीख रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। तो ना मैं बड़ा इरिटेटेड सा हो गया उस माया नगरी से। कुछ मजा सा नहीं आ रहा था मुझे वहाँ। तो मैंने ये फिल्म बनाई जाए ऐसी। नहीं, उसके बारे में तो कहा जाता है कि जो इस लाइन में आते हैं उनके लिए सपनों का शहर है मुंबई। हाँ बिल्कुल है, सपनों का शहर है, वो सिखाता है आपको। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे सिर्फ सीखने भर तक के लिए काफी है, उसके बाद आप कहीं और रहो यार। मतलब मैं एक छोटे से 640 स्क्वायर फीट के घर में रह के मैं कुछ बहुत अच्छा नहीं सोच सकता, है ना। मुझे ऐसे खुली हवा चाहिए लिखने के लिए, कहानी कहने के लिए। तो मुझे तो लगा मैं तो कैद सा हो गया वहाँ पे, तो निकलो यहाँ से। बिल्कुल, आपने लगातार बातें की, आपने फिल्मों के बारे में बताया, कैसे मेकिंग किया है और क्या टारगेट ऑडियंस क्या होता है। लेकिन अगर देखा जाए आपका जो रुझान, क्योंकि शुरू में कुछ और करना चाहते हैं, या पहले से जब शुरू किया करियर, तो कहाँ से स्टार्ट की पूरे करियर? मुझे बचपन से पॉइंट ब्लैंक हीरो बनना था। मुझे पता नहीं था एक्टर क्या होता है, मुझे हीरो ही बनना था। और धीरे धीरे वो, और मैं 7th में था तो मैं मेरे घर वालों को मैंने बताया इस बारे में। तो मुझे मालूम था कि हीरो जो है वो थोड़ा फाइट अच्छा करता है, और फाइट नहीं फाइटिंग करता है वो। फाइटिंग तो मैंने फिर मार्शल आर्ट सीखा, मैं 11th में ब्लैक बेल्ट बन गया। फिर धीरे धीरे और अवेयरनेस आती रही, मैं फिर यहाँ रंगमंच करने लगा देहरादून में। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि मुझे बहुत गुणी लोग मिले यहाँ पे। फिर कसौटी जिंदगी के एक सीरियल आया करता था, उसके जो डायरेक्टर थे अनुज जोशी, जिनसे मैंने डायरेक्शन सीखा, मैं उनके यहाँ जाके काम करने लगा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैं जब बॉम्बे जा रहा था तो उससे पहले ही मैं एज एन एक्टर और एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर मैं बहुत इवॉल्व होकर यहाँ से जा रहा था। जो मुझे लगता है कि आज के बच्चों में बड़ी कमी है, लोग नॉलेज नहीं गेन करना चाहते आदिल जी। ये बड़ा परेशानी मुझे लगती है लोगों के साथ। उनको तुरंत हीरो बनना है या उनको तुरंत एक्टर बनना है, उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। मैं आज भी डरता हूँ चीज़ों को लेके कि मतलब भाई अगली फिल्म कैसी होगी, अब मैं परफॉर्म करूँगा तो कैसे होगा, मतलब उसके लिए बड़ा कॉन्शियस सा रहता हूँ, डरा हुआ रहता हूँ। क्या टीवी के प्रति भी कुछ था कि टीवी में जाऊँ और टीवी में काम करूँ? नहीं, मुझे सिनेमा में आना था। हाँ, मुझे सिनेमा में आना था, हीरो बनना था, और मैंने एज एन एक्टर, एज ए हीरो ही काम किया। तो हाँ, मुझे ये और समझ में आने लगा बाद में। मैं इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों से मिला, जैसे आपने अभी नेपोटिज्म की बात की, तो मैंने देखा ना आदिल, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही बायस्ड इंडस्ट्री है। ये
उसमें उनकी उनकी गलती, अलग दुनिया है, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी अलग दुनिया हाँ मुझे ऐसा लगा कि ना एक एक बहुत बड़ा किला है, उसके चारों तरफ इतनी ऐसी मोटी मोटी दीवारें हैं, बिल्कुल। और हम जैसे लोग ना उस दीवार के बाहर अपना सिर पटक रहे हैं, वो उसका दरवाजा एंट्री खुले, करने के लिए दरवाजा नहीं ठीक है। मिलता। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अब एक दूसरे पहाड़ पे जाया जाए, वहाँ अपना किला बनाया जाए, अपनी फिल्में बनाई जाए, तो ज्यादा मुनासिब लगा मुझे। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आज जो दौर है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में आ रही जी। हैं, डिजिटल का पूरा टाइम है, लेकिन भाषा की अगर देखें तो जी। पहले जो फिल्में थी, जी। पहले जो स्क्रिप्ट होती थी, बड़ी मर्यादित भाषा होती जी। थी, भाषा शैली उनकी बहुत अच्छी, लेकिन जी। आज क्या जरूरत पड़ गई कि सारी जो ये फिल्में आ रही हैं उसमें एक अब्रत भाषा का इस्तेमाल, या जो सोसाइटी में चीजें चलती हैं वो क्या, उसको क्या दिखाना चाहते हैं उसमें? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आप गालियां परोस के, मैंने वॉर फिल्म बनाई, मेरी पूरी वॉर फिल्म में एक सिंगल गाली नहीं है, उसमें आज के उसमें बिल्कुल लगता नहीं कि आप फैमिली के साथ पता नहीं बैठकर की क्यों, चीजें, मुझे नहीं जो पता खासकर उसकी। जो ये आ रही हैं, जी, जो जी। सीरीज आ रही जी। हैं, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आप फैमिली के साथ बैठ कर, हाँ नहीं देख सकते आप, मतलब वो हर चौथे डायलॉग में गाली है। तो स्क्रिप्ट का अनुभव क्या है? स्क्रिप्ट तो बड़ी अच्छी होती है वो भी है जिनमें गालियां होती हैं, मगर पता नहीं क्यों उसकी बहुत ऐसी जरूरत नहीं है। और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो हर दूसरे वेब सीरीज में गालियां और ये सारी चीजें मतलब परोसी जा रही है, पता नहीं क्यों। थोड़ा हमें इस पे काम करना चाहिए। जो अपना फिल्म जो है। अभी फिल्में आ रही हैं, आप जी। कह रहे हैं कि ओटीटी पर हम भी रिलीज करने वाले हैं, जी। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है उन मूवी का? मेरी एक एडवेंचरस फिल्म है, एक हॉरर जॉनर की फिल्म है जो लॉकडाउन बेस्ड फिल्म है, एक डायबिटिक सेंट्रिक फिल्म है। मेरे हर फिल्म में कोई ना कोई टॉपिक होता है। तो सौम्य अगेंस्ट एक डायबिटिक सेंट्रिक फिल्म है कि एक लड़का है जो 25 साल का, जो डायबिटीज हो गया है, एंड ही कांट प्रोड्यूस अ बेबी नाउ, वो बाप नहीं बन सकता। तो उस पे मेरी पूरी कहानी, उसकी जद्दोजहद पे कहानी, कैसे वो रिकवर करता है उस, क्योंकि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। तो मुझे लगा इस पर मुझे फिल्म बनानी चाहिए। हमारे साथ अभी जनादेश एक्सप्रेस लाइव सीधी बात में बात की अविनाश ध्यानी, जो जाने पहचाने कलाकार हैं। उन्होंने बताया मूवियों को लेकर के बात की, आने वाली जो फिल्म है उनके बारे में बात की। पहले उनकी फिल्म आ चुकी है 72 आवर्स, कैसे उसमें उन्होंने किरदार किया है और क्या क्या उस फिल्म के लिए किया है। आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी जनरेशन है जो आना चाहती है इस इंडस्ट्री में, उनके लिए उन्होंने बताया कितने विकल्प हैं, कैसे वो एक्टिंग कर सकते हैं। और साथ में एक बहुत अच्छा संदेश ये दिया है कि सोर्सेस ना भी हो उसके बावजूद भी आदमी के अंदर अगर प्रतिभा होती है तो वो आगे निकलता रहता है। और लगातार वो प्रेरित किया उन्होंने युवाओं को, अपने जो उन्होंने बातें बताई, बहुत अहम जानकारी उन्होंने जनादेश एक्सप्रेस पर साझा की हमारे साथ। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और सीधी बात हमारे साथ की। थैंक यू आदिल, थैंक यू सो मच।